वेलकम बैक क्लास, दिस इज़ पार्ट 2। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम क्या है। एग्जीक्यूटिव का मतलब आपको पता है, स्टार्टिंग विद द टॉपिक, जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा ना, डिसीजंस को एग्जीक्यूट कर, तो एग्जीक्यूट करना होता है चीज़ों को, है ना, डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना। अब एग्जीक्यूटिव आप देखते हो तो दो तरीके के होंगे, एक आपका होगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड एक होगा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं तो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, यही लोग, और जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर हैं, एमएलए जिनको बोलते हैं, विधायक या फिर सांसद आपके पार्लियामेंट लेवल पे, तो ये लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकली एग्जीक्यूट भी डिसीजंस इन्हीं को करना होता है। तो और जो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, दीज आर दी पर्सन जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, सिविल सर्वेंट्स एंड रिलेटेड ऑफिसर्स, जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। ठीक है, तो जो आपके सिविल सर्वेंट्स होंगे ना, जो सिविल सर्विसेज में वर्क करते हैं, ये आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी बट दे विल कीप फंक्शनिंग अंटिल दे रिटायर एट द एज ऑफ 60, या जो भी उनका अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रिटायरमेंट एज होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि दो तरीके के एग्जीक्यूटिव्स होंगे, एक पॉलिटिकल एंड एक परमानेंट। तो पॉलिटिकल आपको पता है, गवर्नमेंट के साथ जो आपके मिनिस्टर्स होंगे 5 साल के लिए, है ना, सेंट्रल लेवल पे, या फिर दोबारा गवर्नमेंट आ गई तो कंटिन्यूड है, या फिर चेंज हो गया डिपार्टमेंट उनके। और जो आपके परमानेंट होंगे, तो जो परमानेंट होते हैं ये लोग होते हैं सिविल सर्विसेज। ये आपके चेंज नहीं होते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, ये लोग डे टू डे बेसिस पर, डेली कोई भी गवर्नमेंट होगी, कभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, दे विल कीप फंक्शनिंग ऑन असिस्टिंग गवर्नमेंट ऑन अ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करने में। देन फिर आप देखते हो कि कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि वाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, है ना, कि सिविल सर्वेंट तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और नेता लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, इसके बाद भी से उनके पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू सिविल सर्वेंट। तो इसका पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि जो नेता लोग हैं वो लोग लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके पास जो अथॉरिटी है वो सिटीजन्स की है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को बोला गया है कि इंडियंस जो सिटीजन्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में, चीज़ों के लिए, इसीलिए उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। एंड इसी वजह से मिनिस्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली हुई है एज़ कम्पेयर टू ब्यूरोक्रेटिक सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि वो लोग अपना पढ़ के एग्ज़ाम दे के आते हैं, बट मिनिस्टर्स जो होते हैं, इन लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है, लोगों की बातों को रखना होता है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करना होता है। दैट इज़ वाई दे आर गिवन मोर पावर देन सिविल सर्वेंट्स। साथ ही साथ जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो आपके एक्सपर्ट होते हैं किसी ना किसी पर्टिकुलर टास्क में, चीज़ों में। तो आपको पता है कि जो एक्सपर्ट होगा वो चीज़ों को हैंडल करता है, बट ओवरऑल बड़े लेवल पे मैनेज करने के लिए यू रिक्वायर अ जनरलिस्ट। तो जो काम आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करते हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर्स को नीड होगी किसी इकोनॉमी के मिनिस्ट्री में, है ना, रेवेन्यू के मिनिस्ट्री में, तो आप देखोगे कि वहाँ पर मिनिस्टर से ज़्यादा नॉलेज आपके सिविल सर्वेंट के पास होगी, बट स्टिल जो उसको हेड कर रहा है वो मिनिस्टर है, मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर है कि वो सिविल सर्वेंट को चेंज कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है चीज़ों को लेकर, बिकॉज वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, इस वजह से, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और लोगों ने अथॉरिटी दी है, इस वजह से उसके पास ज़्यादा पावर है। देन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अब आप इसको देखो, क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट होंगे, है ना, जो पॉलिटिकली डिसीजंस लेंगे, चीज़ों को हेल्प करेंगे इम्प्लीमेंट करने में, और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। जब आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हो, जिसमें आप प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक होता है प्राइम मिनिस्टर सिस्टम, तो उसमें यू विल फाइंड कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही डिसीजन लेगा, प्राइम मिनिस्टर ही हेड होता है गवर्नमेंट का, और जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, लोगों का अपॉइंटमेंट होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स का, वो सारी चीज़ें प्रेसिडेंट करेंगे जब प्राइम मिनिस्टर उनको रिकमेंड करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है इस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में।
साथ ही साथ आप देखते हो कि लोकसभा में जिसके पास मेजॉरिटी पार्टी का है ना, मेजॉरिटी होगा या फिर पार्टीज के कोalition में जो हेड होगा, दैट पर्सन विल बी मेड एज द प्राइम मिनिस्टर। और अगर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो किसी एक पार्टी को, जिसको प्रेसिडेंट को लगेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर पार्टी अपने आप की मेजॉरिटी प्रूव कर सकती है, उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो जो ये चीज़ है ना, ये आपकी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है। अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे चीज़ों को। तो आपको देखना है कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें आप देखोगे कि कोई इनका फिक्स टेन्योर नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, कि अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो ही इज़ गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर फॉर 5 ईयर्स। पार्टी के जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो इंटरनली पार्टी में डिसाइड करते हैं, इफ़ दे वांट कि अब 2 साल के बाद कोई और पार्टी का लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, सो दे विल मेक दैट पर्सन एज द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मोदी जी की, तो आप देखते हो कि नरेंद्र मोदी इस प्राइम मिनिस्टर, अगर उनकी पार्टी में डिसाइड हो जाए कि समबडी एल्स विल बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर 2027 टू 2029, तो उसको बना दिया जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस मान लीजिए आपकी पावर में है एंड राहुल गांधी डिसाइड कि राहुल गांधी जी इज़ गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर फॉर 1 ईयर एंड सम अदर पर्सन फॉर द नेक्स्ट ईयर, सम अदर पर्सन फॉर द 3rd ईयर। तो इस तरीके से आप देखो कि मल्टीपल प्राइम मिनिस्टर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीडर ऑफ द पार्टी जिसको घोषित कर दिया जाएगा, दैट पर्सन विल बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो इनका कोई टेन्योर नहीं होता है, ठीक है। और ये पावर में कब तक रहेंगे? जब तक उनकी पार्टी की मेजॉरिटी रहेगी या फिर कोalition की मेजॉरिटी रहेगी। इन्हीं की एडवाइस पर जो है प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर बताएंगे प्रेसिडेंट को कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, इस पर्टिकुलर मिनिस्टर को होम मिनिस्टर बना दीजिए। देखिए ये सारी चीज़ें क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है इंटरनली डिसाइड कर लेती है चीज़ों को, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। मान लीजिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे क्या कहते हैं हूँ, ठीक है, एक बार अपने लिए अच्छा अज्यूम कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि मेरे जानने वाले हैं जो मिनिस्टर्स हैं, तो मैं प्रेसिडेंट को बोलूँगा कि आप जो है मेरे जानने वाले को, जैसे पर्सन ए है ना, ए की बात कर लेते हैं, इसको आप होम मिनिस्ट्री दे दीजिए। मेरे जानने वाले एक बी हैं, उनको आप फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दीजिए। तो मेरी रिकमेंडेशन पे ही, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर ही प्रेसिडेंट इनको मिनिस्टर बनाएंगे, ठीक है। इनकी रिकमेंडेशन नहीं होगी तो प्रेसिडेंट मिनिस्टर नहीं बना सकते। तो आपने देखा यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की पोस्ट को असाइन करने में, काउंसिल मिनिस्टर्स की पोस्ट को असाइन करने में प्राइम मिनिस्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये किसको चूज़ करेंगे वही बनेगा आपका मिनिस्टर, ठीक है। फिर आपका मिनिस्टर लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। जैसे अगर आप बात करो लोकसभा से, तो लोकसभा में आप देखो कि निर्मला सीतारमन हो गई, है ना, आपके दूसरे मिनिस्टर्स हो गए, ये सारे लोकसभा से आ गए। अगर आप राज्यसभा की बात करो तो आपके एस जयशंकर हैं, है ना, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री को होल्ड करते हैं। तो आपने देखा कि एक लोकसभा से भी मिनिस्टर हो सकता है और आपका राज्यसभा से भी हो सकता है। साथ ही साथ कोई ऐसा पर्सन जो दोनों को ही बिलोंग नहीं करता है, वो भी मिनिस्टर बन सकता है 6 महीने के लिए, बट 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी एक हाउस में इलेक्ट होना पड़ेगा। जैसे समझिए, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास एक ऑप्शन आया कि कोई एक पर्सन है जो बहुत अच्छा मतलब लीडर है, वो इलेक्ट नहीं हो पाया, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी इलेक्ट नहीं हो पाया जब चुनाव हुए, बट वो डिज़र्व करता है टू बी एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर की पोस्ट होल्ड करना। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे कि उसको अपॉइंट करवा देंगे एज अ मिनिस्टर। तो 6 महीने तक का टाइम दैट पर्सन विल हैव, कि 6 महीने तक या तो वो लोकसभा में अपने आप को इलेक्ट करवा ले, है ना, कहीं पर बाई इलेक्शन होते हैं इस तरीके से, या फिर राज्यसभा के जब इलेक्शंस हो तो विद इन 6 मंथ वो राज्यसभा में इलेक्ट करवा ले। तो अगर 6 महीने के अंदर वो इलेक्ट करवा लेता है तो वो एज अ मिनिस्टर कंटिन्यू रहेगा, बट अगर नहीं करवा पाता है किसी भी हाउस में तो दैट पर्सन विल नॉट कंटिन्यूड टू बी अ मिनिस्टर, ठीक है। ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है चीज़ें, बट आप अगर समझोगे ना तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक सी हैं एकदम, जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है वही चीज़ों का यहाँ पर थोड़ा सा एलाबोरेट किया गया है। देन कैबिनेट मिनिस्टर्स की आप बात करो, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं? जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होल्ड करते हैं, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इस तरीके की चीज़ें इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होल्ड करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट 10-12 लोग होंगे, 20-25 लोग होंगे, ठीक है।
जिनके पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होगी। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये वो वाले मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास स्मॉलर मिनिस्ट्री होगी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद प्रायोरिटी में सेकेंड नंबर पर आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। फिर थर्ड नंबर पर प्रायोरिटी में आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो अटैच होते हैं किसी न किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, उनको असिस्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने देखा कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स MHA के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, इनके साथ कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट को लगा दिया, ठीक है, तो हो सकता है वो इनके साथ ही जो है चीज़ों को हेल्प करने में, कंटिन्यू करने में मदद करेंगे। देन फिर आप देखते हो कि कई सारे जो मिनिस्टर्स में जो मीटिंग होती रहती है आए दिन, आपने देखा है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि अभी वी गॉट टू नो जस्ट 5 अभी इधर में कि कैबिनेट मिनिस्टर्स ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इनके पास इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो जो मेजर डिसीजन मेकिंग होगा वो इन्हीं के डिस्कशन पे, इन्हीं के डिबेट पर होगा, जो ये लोग आपस में मिलकर करेंगे। अब अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो निर्मला सीतारमण है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये आपके कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट डिसीजन मेकर है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है आपकी ये। तो इसका जो डिसीजन होगा, चीज़ें होंगी, अगर सब मिनिस्टर्स को मिलकर लेना है तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम कैबिनेट मिनिस्टर्स ही मिलकर डिसीजन लेंगे, और बाकी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो अटैच होते हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको नहीं बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग उतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखते हो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसको बोला जाता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आप देखो टोटल मिनिस्टर्स हमने मान लिया 70-80 मिनिस्टर्स हैं टोटल, जिसमें आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, जिसमें आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज भी हैं, जिसमें आपके मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी हैं, ठीक है। टोटल मिला के 70-80 हैं। इनमें से आप देखो कि 20 से 25 आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो जो भी मेजर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग हो रही है वो यही 20-25 लोग ले रहे हैं, बट एक्चुअली में एग्जिस्ट कितने करते हैं? 70-80। ये बाकी के लोग 50 और 60 लोग डिस्कशन में, डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कैबिनेट है वही डिसीजन ले रहा है इन बाय अंडर दी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जब वो डिस्कशन करके लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर के अंडर डिसीजन ले लेता है, तो इसीलिए आप देखते हो कि मेजॉरिटी डिसीजंस क्या होते हैं? कैबिनेट ही ले लेता है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसको बोला जाता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में डिसीजंस कौन ले रहा है? कैबिनेट। तो इसीलिए बोल दिया कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन आप देखते हो कि कोई भी मिनिस्टर है वो ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है किसी भी डिपार्टमेंट को, है ना, भले ही उसको लगे कि कोई बातें गलत है। क्यों? क्योंकि इनका एक मोटो होता है वी सिंक एंड स्विम टुगेदर, वी सिंक एंड स्विम टुगेदर। अगर हम डूबेंगे तो एक साथ डूबेंगे, तैरेंगे तो एक साथ पार करके जाएंगे। दैट मीन्स कि दे आर विद ईच अदर, नो मैटर कि सही है कि गलत है। आप मिनिस्टर बन गए हो, आपको सबके साथ रखना है अपना मोटिव और अपना थॉट प्रोसेस। भले ही आपको लगता है कि सामने वाले ने गलत बोला है, सामने वाले ने कुछ गलत किया है, बट एज अ मिनिस्टर आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब आप देखो पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में क्या होगा कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर्स के पास क्या क्या पावर आती हैं, जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कोई भी MP, पहली बात तो MP ही आपके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ही चाहिए। तो सबसे पहला तो यही है कि उनके पास जो है वो कैबिनेट मीटिंग को चेयरमैन करते हैं ना, चेयर करते हैं, उसको लीड करते हैं कैबिनेट मीटिंग्स को, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्क को कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि वो हेड होंगे, वही लीड करेंगे। उन्होंने ही अपॉइंट किया है डिफरेंट मिनिस्टर्स को, उनके पोर्टफोलियो, डिफरेंट मिनिस्टर्स को, कैबिनेट को डिफरेंट उन्होंने ही चीज़ें समझाई हैं, उन्होंने ही चीज़ें मिनिस्ट्री दी हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि निर्मला सीतारमण को फाइनेंस मिलेगा, अमित शाह को होम मिनिस्ट्री मिलेगी, है ना, इस तरीके से। तो सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन कौन देखेगा? प्राइम मिनिस्टर। वही आपको जो है बताएंगे कि किसको कहाँ पर मिनिस्ट्री में काम करना है। साथ ही साथ अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट कर देंगे तो पूरी मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आप देखो वो क्योंकि हेड हैं, तो अगर वो क्विट करते हैं, रिज़ाइन करते हैं, तो पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते हो कि अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो आप इंस्टीट्यूशन में देखो, पार्लियामेंट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है?
कैबिनेट, और कैबिनेट मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है। इसीलिए आप एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म में, प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जहाँ पर पीएम होते हैं वहाँ पर आप बोलते हो प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ही चलती है। वो जो डिसीजन लेंगे वो कोई और उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता, उस पर कोई डिबेट नहीं कर सकता। जो डिसीजन वो लेंगे वो फाइनल माना जाएगा, ठीक है। देन कई बार क्या होता है कि कोalition गवर्नमेंट बनती है तो प्राइम मिनिस्टर की कुछ पावर्स कम हो जाती हैं। कैसे? इसका पर्पस सिर्फ आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए आप क्लास में हैं, आपको पूरी क्लास को मैनेज करना है, तो आपकी क्लास में अगर बच्चों को आपने डिवाइड कर दिया कि बदमाश बच्चे और जो है सीधे बच्चे, आपने इस तरीके से डिवीजन कर दिया और फिर आपने एक काम पे फोकस कर लिया। लेकिन ये चीज़ बहुत इजीली पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि आप सबको सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो ना। तो क्या होता है कि आपको बच्चों के साथ एक कोalition बना के चलना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा कि ठीक है, मैं तुम्हारा नाम बोर्ड पे नहीं लिखूंगा या नहीं लिखूंगी, तुम मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो कि क्लास में शोर मत मचाना, बदमाशी मत करना, इस तरीके से चीज़ें आप एक दूसरे के साथ बनाते हो। उस पर्सन को लगता है कि ठीक है, बीइंग अ क्लास मॉनिटर, ये पर्सन मेरा नाम नहीं लिखेगा तो टीचर मुझे डांटेंगे नहीं, और आपको रहता है कि हाँ ये बदमाशी नहीं करेगा तो टीचर मुझे नहीं डांटेंगे। तो आप लोगों ने एक तरीके से एक बॉन्डिंग बना ली, एक कोalition बना लिया, ग्रुप बना लिया कि आप हमारी बात समझिए, हम आपकी बात समझेंगे। सेम तरीके से होता है गवर्नमेंट के फॉर्म में भी, कि गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट जब बनती है उसमें भी आप देखते हो कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट बना पाए। तो सब क्या करेंगे? सब 2-3 गवर्नमेंट पार्टीज़ मिल जाएंगी कि हाँ ठीक है, आप हम सबके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम सब मिल जाते हैं और हम लोग अपनी एक गवर्नमेंट बना लेते हैं, कोalition गवर्नमेंट बना लेते हैं। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर मान लीजिए कोई डिसीजन प्राइम मिनिस्टर को लेना है तो हो सकता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले जो उनके कोalition गवर्नमेंट में है उनको लगे कि यार ये डिसीजन जो ले रहे हैं ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो उनको मना करेंगे कि आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं है। इस तरीके की चीज़ें कोalition गवर्नमेंट में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को रिड्यूस कर देती हैं, क्योंकि आपको दूसरे की भी सुननी पड़ेगी। नाउ दैट यू आर शेयरिंग पावर विद द अदर्स, यू विल हैव टू लिसन टू देम सो दैट यू कैन कंटिन्यू बीइंग अ पीएम। बट जब आप सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट बनाते हो, जैसे कि ये बीजेपी को आप देख रहे हो, जैसे बीजेपी है ना पिछले 15 साल से, तो बीजेपी अपना सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट बनाती है तो कई सारे डिसीजंस क्या होते हैं कि बीजेपी खुद से ले लेती है, बिकॉज दे नो कि अगर कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी देन ऑल्सो वी कैन कंटिन्यू इन दी गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी से ज़्यादा सीट्स हैं ऑलरेडी, है ना। सेम चीज़ आपका यूपी गवर्नमेंट में भी है, क्योंकि उनको कोalition की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी सीट्स हैं कि आपके पास अगर कोई और कोalition में नहीं होगा देन ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इन दी गवर्नमेंट। तो इससे डिसीजन लेने में, इससे प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने में आसानी होती है और पावर्स आपकी पीएम की बढ़ जाती हैं। बट यही चीज़ अगर आप पावर शेयर करोगे तो आपकी पावर्स कम हो जाएंगी। तो इसीलिए आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा है कि ड्यू टू कोalition पॉलिटिक्स सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनको सबकी बात सुननी पड़ेगी ना। ही हैज़ टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शंस इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टनर। सॉरी। तो उनको पता है कि हमको अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करनी है तो हमको सबकी सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, आपके पार्ट 3 में, डैट विल बी दी फाइनल पार्ट। उसमें हम लोग प्रेसिडेंट डिस्कस कर लेंगे एंड जुडिशरी भी। तो आपका ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे क्लास। अब हम लोग इस पार्ट में कंटिन्यू करेंगे द प्रेसिडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वी विल डिस्कस जुडिशरी। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आपका लेजिस्लेचर, फिर आपका हम लोगों ने पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की बात कर ली। नाउ कमिंग टू द प्रेसिडेंट। तो आप देखते हो कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हम लोगों की गवर्नमेंट के हेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट इज़ द स्टेट हेड। हेड ऑफ द स्टेट किसको बोला गया है? प्रेसिडेंट को। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया है, इनका काम एक है सेरेमोनियल, फंक्शनल इनका ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल हेड है ये, है ना। फंक्शनल हेड नहीं है, मतलब इनका ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ सेरेमनीज के लिए हेड है। इनका साइन होता है, इनका सिग्नेचर होता है लॉज के लिए, सो दैट बिल बिकम्स एक्ट्स, और इनका यही इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट के ऊपर इनका नहीं है।
तो आप देखते हो कि जो प्रेसिडेंट हमारे हैं वो प्रेसिडेंट आपके इंडिया में इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब दैट मीन्स ही और शी इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनको कौन इलेक्ट करता है? हम लोग इलेक्ट नहीं करते, हम आप जाकर वोट नहीं डालते हैं फॉर प्रेसिडेंट। हम लोगों के बिहाफ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये लोग जाकर वोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे बाय गवर्नर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल में, और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो आपके होंगे राज्यसभा में, ये इन लोगों को छोड़कर जितने भी इलेक्टेड होते हैं ये सब लोग जाकर वोट करते हैं ताकि प्रेसिडेंट को चूज़ किया जाए। जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनमें से दीज पीपल वोट फॉर द कैंडिडेट जिसको प्रेसिडेंट बनाना होता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट प्रेसिडेंट, और इनके पास कोई मेजर डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होती हैं। इनका काम सिर्फ नॉमिनल है, इनका काम सिर्फ जो है इशू करना है गवर्नमेंट की चीज़ों को, इन्हीं के नाम के बिहाफ पर, इन्हीं के बिहाफ पर चीज़ों को इशू किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। बाकी इसके अलावा प्रेसिडेंट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम नहीं है। ठीक है, जैसे इनके बिहाफ पर आप देखते हो कि यही क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, है ना, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स, इन सब का अपॉइंटमेंट यही करते हैं। बट अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि फाइनलाइज ये करते हैं, इनके पास जो रिकमेंडेशन आती है उसमें से, वो भी जो रिकमेंडेशन इनको दी जाती है उसमें से भी इनको सजेस्ट किया जाता है। तो इनका खुद का कोई पावर नहीं है कि ये चूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर पर्सन को टू हेड सुप्रीम कोर्ट एज अ चीफ जस्टिस या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में इलेक्शन कमिश्नर। तो इनके पास जो चीज़ें होती हैं वो पावर्स इनके पास सिर्फ नॉमिनल सेंस में होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर जो आप देखते हो कि प्राइम मिनिस्टर भी कैबिनेट मिनिस्टर्स को बना रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि किसको हमको फाइनेंस मिनिस्ट्री देनी है, किसको होम मिनिस्ट्री देनी है, किसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देना है। इसमें भी यू प्रेसिडेंट का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, ये सिर्फ अपॉइंटमेंट करते हैं। साथ ही साथ आप देखते हो कि कोई बिल पास होता है तो उसमें जो है प्रेसिडेंट असेंट देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि अगर इनको लगता है कि कोई बिल में कोई चीज़ कमी है तो ही और शी कैन सेंड बैक द बिल, एक बार जाएगा, और अगर वहाँ पर डिसीजन ये होता है कि हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे तो वापस जब बिल आएगा तो इनको फिर से साइन करना पड़ेगा। तो मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं कि ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर सके, गवर्नमेंट के फंक्शन को कर सकें। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है आपके लिए, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कौन लोग इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल दी स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, आपको पता है दिल्ली और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके इलेक्टेड मेंबर्स भी वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और एक इसके अंदर आता है आर्टिकल 54 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन आप देखते हो कि इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर में सिर्फ एक ही दो पावर्स आती हैं, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर किसी पार्टी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है देन प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, अपने डिस्क्रेशन पे जिनको लगता है कि हाँ ये अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सकते हैं उनके लीडर को बुलाएंगे कि आप आओ और यहाँ पर मेजॉरिटी प्रूव करो सो दैट यू कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ इसमें डिस्क्रेशन होता है, अदरवाइज अगर किसी पार्टी को अगर मेजॉरिटी मिली है पार्लियामेंट में तो उसके ही लीडर को इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, इनके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक, अब आते हैं जुडिशरी पे। अब जुडिशरी का आपको पता है कि जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट, है ना, हम लोगों के इंडिया में जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट? इसलिए है सो दैट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना कर सके इसके काम में, इसकी फंक्शनिंग में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सो जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इन आर डेमोक्रेटिक इंडिया। हम लोगों के इंडिया में और मैक्सिमम जगह डेमोक्रेसीज में भी आप देखते हो कि जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। फिर आप देखो कि इंडियन जुडिशरी में सबसे ऊपर क्या है, सबसे टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स एंड देन दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड कोर्ट्स एट लोकल लेवल। तो अगर एक तरीके से आप देखो कि ये पिरामिड है तो पिरामिड में एट दी हेल्म एट द टॉप इज सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद नीचे सेकेंड लेवल पर हाई कोर्ट,
फिर आप देखते हो लोकल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे आपके। 3 डिवीजन होता है जिसमें टॉप पर एपेक्स पर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील या फिर हाईएस्ट कोर्ट जो इंडिया में अवेलेबल है। इसका जो डिसीजन होगा वो फिर आपको मानना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट में कोई डिसीजन मिलता है तो आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो पिटिशन, ठीक है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया है तो फिर आपको वो फाइनलाइज करना पड़ेगा, है ना। इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन दी ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन पास किया है तो हाई कोर्ट को, लोकल कोर्ट्स को वो चीज़ें माननी पड़ेंगी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ दी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अथॉरिटी इन इंडिया। फिर आप देखो ये डिस्प्यूट्स किस तरीके से ले सकता है सुप्रीम कोर्ट आपका। सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, है ना। 2 सिटीजन्स के बीच में मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है ना, तो 2 सिटीजन्स के बीच की तो बात हो गई। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, कोई राइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ गवर्नमेंट के थ्रू, तो सिटीजन्स उसके लिए कर सकते हैं, है ना। कि लोगों ने कहा कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट ला रही है इट इज़ अगेंस्ट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, तो उसके लिए सिटीजन वर्सेस गवर्नमेंट हो गया। बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकता है, जैसे कई सारी स्टेट्स में वाटर रिवर को लेकर डिस्प्यूट होती रहती है ना, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, उसके लिए भी अगर कोई जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। 2 स्टेट्स का अगर होना होगा तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकता है ना, 2 स्टेट्स के बीच में, कोई हाई कोर्ट नहीं देखेगा। फिर बिटवीन गवर्नमेंट एंड दी स्टेट लेवल एंड दी यूनियन लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कोई काम किया और स्टेट गवर्नमेंट और उसके अगेंस्ट कुछ है, दोनों के बीच में कुछ डिसीजन लेना है, कोई डिस्प्यूट है, तो इसको भी कौन जज करेगा? इसको भी सुप्रीम कोर्ट ही जज करेगा, ठीक है। देन इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो आपने कई बार देखा है कि हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट लोग क्या करते हैं, पिटिशन फाइल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वी आर नॉट ओके विद द डिसीजन विच हाई कोर्ट हैज़ गिवन, सो वी वांट अ फ्रेश जजमेंट, फ्रेश लुक इन द केस। तो इसीलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट भी अगर सिमिलर जजमेंट पास कर दे फिर उनके पास ऑप्शन नहीं, उनको वही फॉलो करना पड़ेगा। देन फिर आप देखते हो कि इंडिया में जो है जजेस, आपको पता है अपॉइंटमेंट इनका प्रेसिडेंट करते हैं और गवर्नमेंट से कोई इनका कनेक्शन नहीं हो सकता, गवर्नमेंट कोई चीज़ इंटरफेयर नहीं कर सकती है इनके काम में। तो इंडिया हैज़ अचीव्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंसी इन जुडिशरी। The judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President on the advice of the Prime Minister in consultation with the Chief Justice of Supreme Court. प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर तो करते हैं कि इनको करना चाहिए, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ना। और ये सिर्फ यहाँ पर मेंशन है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में आप देखोगे तो जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, देन प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते हैं। तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ यूजुअली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस। तो जो भी सबसे बड़ा जज होगा अकॉर्डिंग टू द एज सुप्रीम कोर्ट में, उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, ठीक है। और जब कोई जज बनाया जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक टास्क है। तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर है। ये सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि गवर्नमेंट इंटरफेयर ना कर सके जुडिशरी के प्रोसेस में। अगर आप समझिए उनका प्रोसेस इजी होता टू रिमूव अ जज फ्रॉम इट्स पोस्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो, अगर वो इतना इजी होता कि इजीली रिमूव कर सकते हो आप जज को पोस्ट से, तो गवर्नमेंट क्या करती, कोई भी गवर्नमेंट उसका गलत फ़ायदा उठाती और जजेस को अपने अकॉर्डिंग वर्डिक्ट देने के लिए, जजमेंट देने के लिए इन्फ्लुएंस करते। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट के बाद हटाना पोस्ट से इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। उसके लिए बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर, बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसीजर है, और वो भी आपका टाइम लेता है चीज़ों में, है ना। इसीलिए बनाया गया है ताकि चीज़ें हो तो आप वेरीफाई कर सको कि जो चीज़ हो रही है वो सही है कि गलत, ठीक है। तो अ जज कैन बी इम्प्रूव्ड ओनली बाय इम्पीचमेंट मोशन पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउस में, लोकसभा में एंड राज्यसभा में, 2/3 ऑफ द मेंबर्स, जो आपके मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट की एक्चुअल सीट के, उसके 2/3 मेंबर्स वोट करेंगे
तब जाकर दोनों हाउस में पास होगा। तो इस तरीके से आप देखते हो कई बार नहीं होता है, कई बार क्या अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ है इम्पीचमेंट। देन ये लोग किसी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। ये लोग कौन, हम बात करते हैं कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए। ये लोग जो है डिक्लेयर एनी लॉ इनवैलिड। क्यों इनवैलिड? अगर किसी को लगता है कि लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशंस के आइडल्स के अगेंस्ट गया है, देन दैट मीन्स कि ये चीज़ इनवैलिड होनी चाहिए, है ना। कोई लॉ बना दिया गया और उसमें राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स लोगों के, तो गवर्नमेंट ने अगर वो लॉ बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी क्या करेगी, उस लॉ को स्ट्रक डाउन कर देंगे। वो कहेंगे कि दिस लॉ इज़ नॉट एज पर द नॉर्म्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीज़ इनवैलिड है ना। इस तरीके की आप चीज़ें देख सकते हो। तो लोगों को बचाना फ्रॉम गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा जुडिशियल चीज़ों से, है ना, फंक्शन से। फिर आप देखो इस तरीके की चीज़ों को आप जब जो है चैलेंज करते हो, इसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। मतलब क्या हुआ, कोई लॉ बनाया गया, समझिएगा, कोई लॉ बनाया गया, गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया और लोगों को लगा कि दिस लॉ इज़ अगेंस्ट आर राइट्स। एग्जाम्पल, इन्वायरमेंटल लॉ की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट को कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, फॉर दैट दे आर कटिंग डाउन दी फॉरेस्ट ऑफ दैट एरिया, वहाँ के फॉरेस्ट को हटा रहे हैं। तो आफ्टर कट तो उसके लिए लॉ लाएंगे, लोगों को बताया जाएगा कि यहाँ पर चीज़ें होंगी, तो पीपल विल फील कि गवर्नमेंट इज़ कटिंग डाउन दी फॉरेस्ट और हम लोगों के जो है राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट में हैम्पर होगा। तो इसके अगेंस्ट वो लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। फिर वो लोग इस प्रोसेस को रिव्यू करेंगे, इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस चीज़ को रिव्यू करेगा कि गवर्नमेंट ने क्या लॉ बनाया है और उस पर रिव्यू होगा, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। फिर जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग वो देखेंगे कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं कि नहीं। फिर वो दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स सुनेंगे, फिर उस बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इतनी सारी पावर्स और इंडिपेंडेंस जो मिली हैं, ये क्यों मिली हैं? क्योंकि गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, है ना, जुडिशरी इज़ द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फिर आपका दूसरा आता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे किसी के राइट्स हैम्पर होते हैं तो वो जाकर कोर्ट में कह सकता है कि मेरे राइट्स हैम्पर हो रहे हैं इस तरीके से, तो मुझे कोर्ट हेल्प करे अपने राइट्स को वापस से इन्फोर्स करने में। ठीक है, बट कई बार आप देखते हो कि कुछ लोगों के राइट्स हैम्पर होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना है, क्या तरीके से वो अपने लिए बेटर डिसीजन ले पाएँ। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कम्स इनटू प्ले। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या करता है कि अगर आपको लगा कि आपके आसपास कोई ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर फॉरेस्ट क्लियर हो रहा है और ट्राइबल के राइट्स पे हैम्पर आ रहा है कि गवर्नमेंट इस तरीके का काम कर रही है, तो दोज ट्राइबल्स आर नॉट अवेयर कि हमको कोर्ट जाना चाहिए, हम इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। दे आर नॉट अवेयर कि हमारे क्या राइट्स हैं, क्या हम डिसीजन ले सकते हैं। बट उनके बिहाफ पर आप जाकर या कोई और लॉयर या कोई पर्सन जाकर फाइल कर सकता है कि दीज पीपल आर बीइंग क्रश्ड अपॉन, उनके राइट्स पर हैम्पर हो रहा है, उनको जो है दबाया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो इस तरीके की चीज़ों में गवर्नमेंट का साथ दे, है ना। मतलब उनके फेवर में आप हेल्प कर सकते हो, उनके इंटरेस्ट में जो लिटिगेशन फाइल करोगे दैट विल बी नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इट इज़ ऑलवेज फाइल्ड फॉर समवन एल्स, PIL, है ना। ये आपको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, किसी एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट हर्ट नहीं हो रहा है। जैसे एक इंडिविजुअल का हर्ट होता तो वो पर्सन जाएगा कि जज नहीं, आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास जाएगा कि माय इंटरेस्ट इज़ बीइंग हैम्पर्ड। बट जब पब्लिक लेवल पर इंटरेस्ट हैम्पर्ड होता है और उसके लिए कोई आप फाइल करोगे, दैट विल बी नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इससे क्या होता है, इससे चीज़ें आप देखते हो कि जिससे कोई अगर अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है तो आप उनकी आवाज़ बन के यू आर हेल्पिंग दोज पीपल हु आर क्या कहते हैं, बीइंग क्रश्ड अपॉन बाय द गवर्नमेंट, जिनको मैल प्रैक्टिसेस के थ्रू, है ना, इस तरीके की चीज़ें के थ्रू उनको दबाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि वो एक्सेप्ट कर सके जो भी चीज़ हो रही है। एग्जाम्पल, अगर आपने देखा कि ट्राइबल राइट्स हो रहा है, उनके हैम्पर हो रहे हैं, फॉरेस्ट को कट डाउन किया जा रहा है, उनको मना किया जा रहा है कि आप जो है फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आपने क्या किया, सिंपली एक PIL फाइल कर दी कोर्ट में कि ये चीज़ मुझे तो डायरेक्टली हेल्प इंटरफेयर नहीं कर रही है, बट इन द पब्लिक इंटरेस्ट आई एम फाइलिंग दिस PIL
कि यहाँ पर गवर्नमेंट कट डाउन करेगी फॉरेस्ट को, उससे इन्वायरमेंटल डैमेज होगा, वहाँ के ट्राइबल्स जो रहते हैं उनका डैमेज होगा, तो ये सारी चीज़ों की वजह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम फाइल करते हैं। तो जो भी है, तो आपको ये समझना है इंपॉर्टेंट कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सिंपल सा नाम में ही बता रहा है, पब्लिक के इंटरेस्ट में है। तो आपको जिसका भी लगता है कि राइट्स हैम्पर हो रहे हैं, आप उसके लिए इन चीज़ों को फाइल कर सकते हो उनके बिहाफ पर। तो कई बार होता है, जैसे आपने देखा होगा कई सारे NGOs होते हैं, है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, कई सारे लॉयर्स होते हैं जो इस तरीके के काम करते हैं कि लोगों के वेलफेयर के लिए, कि उनका पर्सनल कुछ लॉस नहीं हो रहा है, उनका पर्सनल कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट दे आर हेल्पिंग दोज पीपल हु आर हेल्पलेस, और जिनको पता नहीं है कि क्या प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप समझते हो। तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, जुडिशरी भी, इसमें बेसिक चीज़ें थी। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग और ज़्यादा अच्छे से डेल्व करेंगे डेमोक्रेटिक राइट्स की जब हम बात करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैंने कंसाइज रखा है ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, साथ ही साथ चैप्टर की लेंथ भी कम हो जाए। ठीक है, वैसे भी चैप्टर ईजी था। तो आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।